ठीक है, एंथनी एल्बनीज़ी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। असल में वह इतने कमज़ोर हैं कि अपनी असफलताओं में भी मौलिक नहीं हैं, क्योंकि वह ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कियोस्टामा चले थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वे उसे दोहराते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जून 2024 में वेल्श स्क्वायर बॉय ने 3 लड़कियों की बेरहमी से हत्या की थी, और जब यह खबर फैली तो इंग्लैंड के साउथपोर्ट के स्थानीय निवासियों ने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ईमानदारी से कहूँ तो वे विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गए जब उन्होंने एक पुलिस वैन को आग लगा दी। किया स्टारमैन बाहर आए और जनता के गुस्से को और भड़काया। स्पष्टता और पारदर्शिता दिखाने के बजाय उन्होंने इसे इस्लामवादी आतंकवादी हमला कहने की बजाय अपनी बात पर और अड़ गए और प्रदर्शनकारियों को दोषी ठहराया। तत्काल चुनौती का जवाब देना जो स्पष्ट रूप से चरम दक्षिणपंथी नफरत से प्रेरित है, लेकिन साथ ही हर उस हिंसक अव्यवस्था का भी सामना करना जो भड़क उठती है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। और उसके बाद आधुनिक इतिहास में हमने नागरिक स्वतंत्रताओं पर सबसे बुरा दमन देखा। लोगों को सिर्फ गुस्सा दिखाने पर महीनों या सालों जेल में डाला गया। हाँ, कुछ लोग भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि न्याय व्यवस्था हिंसक बयानबाजी करने वालों और हिंसक कृत्य करने वालों दोनों के साथ नरमी बरतती है। लेकिन उन्होंने इन गुस्साए स्थानीय लोगों से नरमी नहीं बरती। तो कियो स्टारमैन फिर से सामने आए और अपनी चरम दक्षिणपंथी बयानबाजी को और तेज कर दिया। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? इसमें हमारे लिए सीख है। मैं पिछले 4-5 सालों से कह रहा हूं कि यूके में जो हो रहा है वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया में हो भी रहा है। ठीक यूके की तरह हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में भी वन नेशन के रूप में एक नया दक्षिणपंथ है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में भी यूके की ग्रीन पार्टी जैसी नया वामपंथ आएगा, और मुझे चिंता है कि शायद ये ग्रीन्स होंगे जो एंथनी एल्बनीज़ी की लेबर पार्टी से भी बदतर साबित होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर एंथनी एल्बनीज़ी इस्लामिज्म की आलोचना नहीं कर सकते तो यकीन मानिए ग्रीन्स भी ऐसा नहीं करेंगे, और ये और भी बुरा होने वाला है। करीब 3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला झेला था, अब तक का सबसे बुरा। वे इसे इस्लामवादी आतंकी हमला नहीं, बॉन्डी नरसंहार कह रहे हैं। एंथनी एल्बनीज़ी इसे खुलकर नहीं कह सकते। सुनिए, इस साल की शुरुआत में पार्थ में एक नाकाम आतंकवादी हमला हुआ था। ऐसा लगता है कि ये अति दक्षिणपंथी तत्वों ने किया, लेकिन असल में हमें पता नहीं। हम सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अपराधी, जिसका नाम एंग्लो मूल का था, उसने फर्स्ट नेशंस लोगों की रैली में एक देसी बम फेंका था। लगता है वह अति दक्षिणपंथी समर्थक हो सकता है, पर हमें नहीं पता। लेकिन एंथनी एल्बनीज़ी कोई भी मौका नहीं छोड़ते, ठीक वैसे ही जैसे कियोस्टामा अति दक्षिणपंथी उग्रवाद, यहूदी विरोधी उग्रवाद को उजागर करने में। लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे स्पष्ट उग्रवाद को उजागर नहीं करते। एकमात्र विचारधारा जो 100% आतंकवादी संबंधित मौतों के लिए जिम्मेदार है, इस्लाम या इस्लामिज्म, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें। इस्लामिज्म का मकसद इस्लाम का प्रचार करना है। अगर इससे सभ्यता का पर्दा मिलता है तो ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। आप समझते हैं हमारा मतलब। लेकिन इसे देखिए, एंथनी एल्बनीज़ की बयानबाजी कितनी दयनीय है, और यही वजह है कि लोग इससे तंग और परेशान हो रहे हैं। ये एक व्यक्ति की कार्रवाई है जिसे ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया गया है। मैं सारी जानकारी में नहीं जा सकता क्योंकि ये मामले अदालत में जाएंगे, लेकिन श्वेत वर्चस्व और उसकी गतिविधियों के बारे में हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो खतरे मौजूद हैं, जैसा कि एशिया के महानिदेशक ने भी स्पष्ट किया है। फार राइट चरमपंथ के मुद्दे, संप्रभु नागरिकों का मुद्दा, यहूदी विरोधी भावना में वृद्धि के मुद्दे, यहाँ कई तरह के मुद्दे हैं। आपने कुछ मिस कर दिया। आपने सबसे स्पष्ट मुद्दा यानी इस्लामवाद को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, चलिए मैं अपना आंकड़ा संशोधित करता हूं। आतंकवाद से जुड़ी सभी मौतों में से 90% इस्लामवाद के कारण हुई है।
धर्मों के हिसाब से देखे तो सब इस्लाम ही है। सॉवरेन सिटीजन्स ने पिछले साल 2 ऑस्ट्रेलियाई पुलिस अधिकारियों की हत्या की थी, तो ये भी एक और पागल लोगों का समूह है। मुझे लगता है कि इन्हें भी कुचलना चाहिए, लेकिन वे उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना इस्लामवाद है। लेकिन वह उन्हें आड़े हाथों नहीं लेते, ठीक वैसे ही जैसे कियोस्तामा किसी वजह से वे इस्लाम और इस्लामवाद को आड़े हाथों नहीं लेते और फिर वे शिकायत करते हैं, ओह लोग चरमपंथ की ओर क्यों धकेले जा रहे हैं। ये वन नेशन की गलती है, जैसा आप अगली क्लिप में देखेंगे, जो चिंता का कारण बन रहे हैं। और निश्चित रूप से पर्थ में हुई यह घटना बेहद परेशान करने वाली है। जो चीज़ फेंकी गई थी उसमें विस्फोट नहीं हुआ था, वह फटी नहीं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। अगर ऐसा होता तो इसके विनाशकारी परिणाम होते। उन्हें कुचल दो, सबको बराबर कुचल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके लिए बहाने बना रहा हूं। इस्लामवादियों के पीछे भी जाओ, उसकी सफाई देखो कितनी कमजोर है। यह शायद 1 महीने पुराना क्लिप है, उसकी बात सुनो। देखो, लोग साफ तौर पर बहुत निराश हैं और वे खासकर सरकार से जुड़ी समस्याओं को लेकर निराश हैं। मुझे लगता है कि भरोसा टूट चुका है। मुझे हैरानी है, ऐसा क्यों है? ऐसे उपकरणों की वजह से। मैं वेल बना रहा हूँ। वे लोगों को धकेल रहे हैं। एल्गोरिदम लोगों को चरम सीमाओं की ओर धकेलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? अब लोग पहले से ज्यादा कट्टर क्यों हो रहे हैं? मैं एक संकेत देता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उनकी जीवन शैली, संस्कृति और पहचान पर हमला हो रहा है, और उनके पास एंथनी एल्बनीज जैसे नेता हैं जो स्थानीय लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कियोस्तामा ही इसमें असली शख्स है। कियोस्तामा ने और सख्ती दिखाई जब इस्लामवादी एक्सेल राडुकोबानो, जिसने वैसे इस्लाम कबूल कर लिया था, को वेल्श गायक मंडली के लड़के और ईसाई के रूप में पेश किया गया, जबकि वो ईसाई नहीं था और उसके पास अलकायदा के मैनुअल मिले थे। जब कोई ईसाई अचानक हिंसक हो जाता है तो आपको देखना चाहिए कि क्या उसने इस्लाम कबूल किया है या नहीं। अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा ही है। मैं नास्तिक हूं और ईसाई धर्म के प्रति भी मेरी कोई निष्ठा नहीं है। मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ईसाई वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे इस्लामवादी करते हैं। जो ईसाई इस्लाम कबूल कर लेते हैं वे अचानक हिंसक हो जाते हैं। और बहुत ही साधारण हल नहीं, लेकिन समस्याओं की पहचान करने की ओर। वह वन नेशन पर बहुत सरलीकृत समाधान पेश करने का आरोप लगाने जा रहे थे, पर फिर समझ गए कि यह बेवकूफ़ी है। लेकिन समस्याएं पहचानना, हाँ, जब समस्याएं होती हैं तो समस्याओं की पहचान करना बहुत आसान है। एंथनी एल्बनीजी। ये सारे नस्लवादी लोग 10 साल पहले कहाँ थे? मैं बताता हूँ वे कहाँ थे। 10 साल पहले वे नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान की रक्षा को लेकर चिंतित होने की कोई वजह नहीं थी। उनकी जीवन शैली को चुनौती नहीं दी जा रही थी, उनकी पहचान को चुनौती नहीं दी जा रही थी, उनकी संस्कृति को चुनौती नहीं दी जा रही थी। उन्हें रोजाना अपमानित और बेइज्जत नहीं किया जा रहा था, जैसा कि अब हो रहा है। वे बस पलटकर जवाब दे रहे हैं। आप कहते हैं वन नेशन उन्हें चरम सीमा तक धकेल रहा है। बहस की बुनियाद, बिल्कुल। और वन नेशन हमेशा समस्याओं की पहचान करने की बात करता रहा है, और एक प्रमुख, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपकी समस्या की मुख्य वजह वे लोग हैं जो आप जैसे नहीं दिखते। अब यह एक सरलीकृत निदान है। उन्होंने वन नेशन की राजनीति को इस पर ला दिया कि तुम मेरे जैसे नहीं दिखते, इसलिए तुम्हें बाहर जाना होगा। अगर ये अति सरलीकरण नहीं है तो और क्या है? वो कह रहे हैं कि वन नेशन को इस्लामवादियों के इस्लामवादी जैसा व्यवहार करने को लेकर कोई चिंता नहीं है। वन नेशन को नज़रअंदाज करना चाहिए जब इस्लामवादी आम ऑस्ट्रेलियाई को बेरहमी से मार रहे हैं, जैसा बोंडी आतंकी हमले में हुआ। वन नेशन को अनदेखा करना चाहिए जब इस्लामवादी यहूदियों को गैस से मारो या यहूदी कहाँ हैं जैसे नारे लगाते हैं। यह आपके वर्षन पर निर्भर करता है। वन नेशन को बस अनदेखा करना चाहिए और कहना चाहिए यहाँ कुछ नहीं है। यही एंथनी एल्बनीजी कह रहे हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। जब लोग इस्लामवादियों को इस्लामवादी हरकतें करते हुए देखते हैं तो वे आज भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम या हिंसक इस्लाम का जिक्र नहीं किया है। बोंडी आतंकी हमले के बाद भी उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने हर दूसरी हिंसक विचारधारा का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने इस्लाम, इस्लामवादी, कट्टरपंथी इस्लाम का जिक्र नहीं किया।
आप जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वह बहुत डरपोक, रीढ़हीन नेता है।